आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है पर सरप्राइजिंग नहीं है। ये जो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस राज्य में अभी कोई सेफ नहीं है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सुबह सवेरे अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर या डिजिटल मीडिया पर नजर पड़ी होगी तो पहली ब्रेकिंग न्यूज थी फिल्म स्टार सैफ अली खान पर एक चोर के द्वारा चाकुओं से हमला। दिन भर उससे जुड़े अपडेट्स आते रहे। चोर किस इरादे से घुसे थे, क्या वो पहले से घर में किसी को जानते थे, क्या ये फ्रेंडली एंट्री थी, सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आया, फिल्म इंडस्ट्री से क्या रिएक्शंस आई और इस पर राजनीति क्या हो रही है, इन सब के बारे में अब तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार और विस्तार से हम बात करेंगे। घर के भीतर क्या हुआ, अस्पताल से क्या अपडेट हैं, आदि इत्यादि। उसके बाद रुख करेंगे इसरो का, जिसके वैज्ञानिकों के चलते आज देश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए किए गए एक बड़े ऐलान के बारे में विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक चर्चित नेता की जो ईडी की गिरफ्त में है। ये वही नेता हैं जो दरभा घाटी पर हुए बड़े नक्सली हमले में, जिसमें लगभग कांग्रेस की पूरी स्टेट लीडरशिप मार दी गई थी, बच गए थे और बघेल सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। सैफ अली खान मुंबई के बैंड्रा वेस्ट नाम के इलाके में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी करीना कपूर खान और दो बेटे तैमूर और जहांगीर रहते हैं। 15 जनवरी की रात 2:30 से 3 बजे के करीब की बात है जब घर में घुसे एक अज्ञात हमलावर ने सैफ पर चाकुओं से हमला किया। तगड़ी सिक्योरिटी के बीच रहने वाले एक फिल्म स्टार के घर में ये हमला और उसके बाद मुंबई पुलिस का इस पर प्राथमिक बयान। क्या कहा मुंबई पुलिस ने? एक्टर सैफ अली खान के घर में एक अज्ञात व्यक्ति घुसा। अभिनेता और घुसपैठिए के बीच हाथापाई हुई। अभिनेता घायल हो गए हैं, इलाज चल रहा है, जांच भी चल रही है। हमले की सूचना मिलते ही सैफ के घर पर उनके बड़े बेटे इब्राहिम पहुंचे। फिर इब्राहिम और सैफ की पत्नी करीना उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि उस वक्त घर में ड्राइवर मौजूद नहीं थे और परिवार में से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी या गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए सैफ को ऑटो बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें करीना एक ऑटो के पास परेशान सी खड़ी दिख रही हैं, साथ में कुछ हाउस हेल्प हैं और स्टाफ के दूसरे लोग। सुबह 5 बजते बजते लीलावती अस्पताल में सैफ का इलाज शुरू हो गया और कुछ ही देर में चोट को लेकर पहली जानकारी सामने आई कि सैफ को 6 जगह चाकू लगे हैं, हाथ पर, गर्दन के पास और रीढ़ की हड्डी के पास। इनमें से 2 घाव गहरे बताए गए। गर्दन के पास और रीढ़ के पास लगे घाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंताएं थी। कुछ ही देर में लीलावती हॉस्पिटल के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी का बयान आया। उन्होंने कहा सैफ अब खतरे से बाहर हैं लेकिन घाव भरने में वक्त लगेगा। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी के पास 2 से 5 इंच के चाकू का घाव है जिसकी सर्जरी कर दी गई है। स्पाइनल फ्लूइड भी रिकवर कराया जा रहा है। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने ICU में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। इस सूचना के बाद सैफ के परिवार और शुभ चिंतकों ने और फैंस ने राहत की सांस ली। उनकी टीम की तरफ से एक बयान भी आया जिसमें लिखा गया सर्जरी हो चुकी है, सैफ अब खतरे से बाहर हैं, रिकवरी कर रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सैफ की पत्नी करीना कपूर खान ने भी स्टेटमेंट जारी कर कमोबेश यही जानकारी दी। सैफ अली खान के फिर प्रोजेक्ट्स की चर्चा होने लगी जो अभी पाइपलाइन में हैं और जो अब इन स्वास्थ्य कारणों के चलते देरी से आएंगे। इनमें से खास नाम है गो गोवा गॉन 2, रेस 4, शूट आउट एट भाईकला, प्रियदर्शन के डायरेक्शन में एक फिल्म और एक फिल्म बेटी सारा अली खान के साथ। इसके अलावा वो दक्षिण भारत की भी कुछ फिल्मों का हिस्सा हैं जैसे देवरा पार्ट 2, स्पिरिट और क्लिक शंकर। ये तो उनके फिल्मी कमिटमेंट हो गए, पर अहम बात है उनका स्वास्थ्य और हमला हुआ कैसे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस गुत्थी को समझते हैं कि घर में घुसने वाला कोई चोर था
या साजिश कुछ और थी। टाइमलाइन देखिए। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े पत्रकारों के इनपुट्स के मुताबिक रात में तैमूर और जहांगीर, ये सैफ और करीना के बच्चे हैं, इनके कमरे के पास कुछ हलचल सुनाई दी। सबसे पहले ये बात हाउस हेल्प लीमा ने नोटिस की। वो वहां पहुंची तो एक आदमी दिखा, प्रथम दृष्टया चोर। कमरे के बाहर हड़बड़ाहट की स्थिति बन गई। चोर ने लीमा पर हमला किया। आवाज सुनकर सैफ भी जागकर बाहर आए। हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, तब उसने चाकुओं से सैफ पर हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर फरार हो गया। इस हाथापाई में लीमा को भी चोट आई, फिर उन्हें और सैफ को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच हमले को लेकर दो थ्योरीज सामने आने लगी। पहली कि वो व्यक्ति चोरी के मकसद से घर में घुसा था, सैफ और हाउस हेल्प से सामना हो गया तो हमला कर दिया। दूसरी कि अगर कोई चोरी के मकसद से घुसा था तो पिछले कुछ घंटे के सीसीटीवी में उसके आने का फुटेज होना चाहिए, जो कि कथित तौर पर नहीं था। इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या हमलावर पहले से ही घर में घात लगाकर बैठा था। क्या ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा हमला था। सूत्रों के हवाले से दावे किए गए कि हमलावर ने सैफ से सामना होने के बाद तैमूर और जहांगीर को बंधक बनाने का प्रयास भी किया। 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। इसी के बाद झड़प हुई और सैफ जख्मी हो गए अपने बच्चों को बचाने के क्रम में। इस दौरान खबर आई कि पुलिस हाउस हेल्प से भी पूछताछ कर रही है। एक दावा यह भी निकल कर आया कि हमलावर एक हाउस हेल्प से पहले से परिचित था। हालांकि इन सभी मामलों की अभी पुष्टि होनी बाकी है। ये सब कयास है या सूत्रों के हवाले से बात है। पुलिस ने सीधे सामने आकर अभी किसी भी थ्योरी पर कंफर्मेशन नहीं दिया है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और उसे लीड कर रहे हैं चर्चित पुलिस अधिकारी दया नायक। 16 तारीख की दोपहर को वो सैफ और करीना के घर पहुंचे, घटनास्थल को देखा, आसपास के लोगों से बात की। इस बीच पुलिस ने डंप डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास भी शुरू किया। जिस समय हमला शुरू हुआ उस समय पुलिस ने उस एरिया का, उसके इर्द गिर्द की डिजिटल एक्टिविटीज का डेटा निकाला। इससे पता चलता है कि कौन कौन से मोबाइल नेटवर्क उस समय एक्टिव थे और इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और शाम होते होते उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 311 यानी कि डकैती, धारा 312 यानी धारदार या जानलेवा हथियार के साथ डकैती और धारा 331(4), 331(6) और 331(7) यानी ट्रेसपासिंग के तहत, यानी बिना अनुमति के जबरन बुरी नीयत से किसी के घर में किसी की टेरिटरी में घुसने की कोशिश, इसके तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अपनी जांच करेगी। उम्मीद है जल्दी ठोस जानकारी भी सामने आएगी। लेकिन यह हमला इसलिए चिंताजनक है अतिरिक्त वजहों से क्योंकि पिछले कुछ वक्त से फिल्म स्टार्स लगातार एक धमकी भरे माहौल में जी रहे हैं। वजहें भले ही अलग अलग हों और इनमें से ज़्यादातर मुंबई में हो रही है। सैफ के अलावा सलमान, शाहरुख और रेखा जैसी बड़ी फिल्मी हस्तियां बांद्रा में रहती हैं। किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। कुछ का जिक्र कर देते हैं। 12 अक्टूबर 2024 पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। ये घटना बांद्रा के पास खार के इलाके में हुई। आरोप लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंगस्टर और खासतौर पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई समेत 26 लोगों पर है। पुलिस चार्जशीट में लिखा है कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो एक्टर सलमान खान के करीबी थे। इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की गई थी। फिर 5 नवंबर 2024 को शाहरुख खान को कॉल आया, जान से मारने की धमकी दी गई, 50 लाख की रंगदारी मानी गई। इसके बाद शाहरुख के बंगले मन्नत की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उससे पहले 14 अप्रैल 2024 को, जैसा मैंने जिक्र किया था, बाइक सवार लोगों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मुंबई या भारत से बाहर भी टारगेट किया गया। 2 सितंबर 2024 को पंजाबी सिंगर और रैपर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर गोलीबारी हुई। ये गोलीबारी सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो करने के कुछ हफ्ते बाद हुई। इससे पहले नवंबर 2023 में सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर हमला हुआ और गोलियां चलाई गई। और मई 2022 जब पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ। वजह अलग अलग हो सकती हैं, गैंगस्टर अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन क्या है कि ये सभी लोग एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इन घटनाओं के चलते अब सैफ पर हमले की भी हर एंगल से जांच की जा रही है और शुरू हो गई है इन सब के बीच राजनीति। विपक्ष का आरोप, फडणवीस सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाने में विफल है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका दावा मुंबई सबके लिए सुरक्षित है, जल्द ही
मुजरिम पकड़े जाएंगे। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। ये फिर से कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। ये जो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस राज्य में अभी कोई सेफ नहीं है। पूरा जो पुलिस फोर्स है वो कहाँ है आपको मालूम है? कल प्रधानमंत्री आए थे यहाँ, पूरा 99% पुलिस फोर्स वहाँ, लोग मर रहे हैं यहाँ। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। आज की बड़ी खबर यहीं तक। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक कर दिया है। डॉक करना यानी 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ देना। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर ऊपर तैनात किए गए। 9 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाया गया, लेकिन तब तकनीकी दिक्कतों की वजह से डॉकिंग नहीं हो पाई। लेकिन आज 16 जनवरी की सुबह भारत को इस मिशन में कामयाबी मिल गई। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश है। पहले 3 अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन ये डॉकिंग इतनी बड़ी, इतनी खास क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी ग्रहों और तारों के नीचे यात्रा और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने में मदद मिलती है। भारत को चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस में डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना वक्तव्य लिख इसरो को शुभकामनाएं दी। मिशन की सफलता पर इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई का भी बयान आया। एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा है और भारत दुनिया का लगभग चौथा देश बन गया है जिसने ये सफलता हासिल की कि जो हमारे 2 सैटेलाइट थे, चेजर और टारगेट, तो चेजर सैटेलाइट पहले जो 20 किलोमीटर की दूरी था उसको नजदीक लाया गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर। तो ये सब एक्सरसाइज पहले हो चुकी थी और अभी 15 मीटर की दूरी से उसको 3 मीटर की दूरी पे लाके होल्ड पॉइंट जिसको कहते हैं, वहां से उसको जो हमारा चेजर स्पेसक्राफ्ट है SpaceX-1 मिशन का, उसके थ्रू हमने कैप्चर कोशिश किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद रिजिडाइजेशन का प्रोसेस है तो वो भी अच्छी तरह से संपन्न हुआ है और अभी चेजर और टारगेट सैटेलाइट दोनों डॉक होके एज ए कॉम्पोजिट घूम रहे हैं। इस शानदार उपलब्धि पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई और हमारे आपके लिए सीख। तरक्की के लिए विज्ञान का, तार्किकता का, रैशनैलिटी का ही रास्ता पकड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देश ये कभी ना भूले कि उसके पूर्वजों के नाम आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त हैं। अगली सुर्खी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से जुड़ी है। गौतम अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के मामले में आपने ये नाम कई दफा सुना होगा। ये वही कंपनी है जिसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर हैसियत से ज्यादा कर्ज लेने और शेयर मार्केट में हेराफेरी का आरोप लगा था। आपने शॉर्ट सेलिंग जैसे टर्म भी तभी सुने थे। अब ये कंपनी बंद होने जा रही है। 15 जनवरी की देर रात कंपनी के संस्थापक फाउंडर नॉथन एंडरसन ने एक नोट पब्लिश कर ये बात लिखी। क्या लिखा? कंपनी की शुरुआत करते वक्त हमारी प्लानिंग थी कि जिन विचारों पर हमें काम करना है उनके पूरा होते ही इसे बंद कर देंगे। आखिरकार हमने अपने काम से असर डाला। जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा असर हुआ। अब इसे बंद करने के पीछे ना कोई खास बात है, ना कोई खतरा और ना ही कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा। हिंडनबर्ग की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ये कंपनी शेयर मार्केट में गलत तरह से पैसों की हेराफेरी पर विस्तार से रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती थी। कंपनी ने अडानी ग्रुप, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला कॉर्पोरेशन जैसी 20 से ज्यादा कंपनियों पर खुलासा किया। कई मामलों में हिंडनबर्ग की इन रिपोर्ट्स का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर भी असर दिखाई दिया। इस विषय पर हमने अपने रोजाना के फाइनेंशियल न्यूज के बुलेटिन खर्चा पानी में विस्तार से बात की है।
आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तीसरी सुर्खी, केंद्र सरकार ने बजट 2025 से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई। इस बारे में सूचना देने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ में रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव सामने आए। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये फैसला कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने बताया 8वें वेतन आयोग की तैयारी की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। चौथी सुर्खी, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोप में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये तीसरी दफा था जब ये जांच चल रही थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया, लेकिन तीसरी दफा की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 21 जनवरी तक ईडी को कवासी लखमा की रिमांड दे दी है। कोर्ट में पेश होने के दौरान लखमा ने कहा, मेरे पास से 1 रुपया अभी तक नहीं मिला, ना ही कोई दस्तावेज मिला। बीजेपी फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कवासी लखमा के अरेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय 8 दिन के अंदर ईडी ने कवासी लखमा और उनके परिजनों के यहाँ छापे मारे। ईडी का कवासी लखमा पर क्या आरोप है, 3 बिंदुओं में समझते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में ईडी ने एफआईआर कराई। इसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई। ईडी का दावा, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक IAS अफसर, आबकारी विभाग के एक MD और एक कारोबारी के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाला किया गया। यह भी दावा कि 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरभा घाटी में कांग्रेस के एक काफिले पर 2013 में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इसमें राज्य के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा समेत 27 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कवासी लखमा इस हमले में जीवित बचे एकमात्र बड़े नेता थे। अगली सुर्खी, हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आखिरकार 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने मांग की कि फिल्म की रिलीज को पंजाब में रोक दिया जाए। SGPC का आरोप, फिल्म में सिखों की छवि खराब की जा रही है और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस संबंध में चिट्ठी लिखी। इमरजेंसी फिल्म कई महीनों से बनकर तैयार है, लेकिन सेंसर बोर्ड की टेबल पर फिल्म पर कई कट्स भी लगे। ये विवादों में भी रही, जिसकी वजह से रिलीज में देरी हुई। सितंबर 2024 में फाइनली फिल्म को UA सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड से पास होने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म पर दोबारा विचार किया। फिर से देखा गया, 13 बदलाव और बताए गए। इन सब बातों के बीच कंगना का बयान भी आया कि अब वो दोबारा कभी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनाएंगी। इस फिल्म के प्रचार के दौरान कंगना रनौत ललन टॉप के ऑफिस भी आई थी और हमने उनसे विस्तार से बात की थी। यदि आपकी उस इंटरव्यू में दिलचस्पी है तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।